हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़रूरी एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और आज हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो कैसे, क्या क्या उसके मायने होते हैं, क्या उससे हमें फ़ायदे होते हैं, क्या हमारे पर्सनल फ़ायदे हैं उससे जुड़े हुए, क्या हमारे देश के फ़ायदे हैं, किस किस को ये काम आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जब हम काम आने की बात करें तो ये बहुत सारे लोगों को काम आ सकता है। मैं तो बल्कि ये सोचता हूँ कि मेरी ये सोच है कि ये आम लोगों के भी बहुत काम की चीज़ है अगर इसको एक बार समझ लिया जाए। जैसे कि हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले उनके लिए बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है ये, उनके सिलेबस का एक पार्ट होता है। इंटीग्रल सिलेबस जो होता है उनका यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उसका एक बहुत ही अहम पार्ट है ये। उसके बाद जो प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके सिवा, इसके बिना एक काम कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद हमारे कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है बच्चा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्ज़ाम हो, या फिर एक गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए वो एग्ज़ाम हो, या फिर एक जज के लिए एग्ज़ाम हो। हर स्टेट में लगभग हर जगह ये एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट पूछा जाता है, ये एक्ट पूछा जाता है। और उसके अलावा जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, वो लॉ स्टूडेंट्स हैं भी या नहीं, उनका चाहे कुछ भी बैकग्राउंड है, उनके लिए ये एक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ये चीज़ जान लेते हैं, इस एक्ट के बारे में पूरा ढंग से जान लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होगा उन सब के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। इसके अलावा कोई भी पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है जो हमें समझ सकता है, इस वीडियो के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझ सकता है, जो अपना बिजनेस कोई करना चाह रहा है, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी एक्ट है। और मुझे पढ़ाते हुए खुशी हो रही है कि मैं आज आप लोगों को ये सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो मुझे पता है। हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कुछ मिस हो जाता है। तो आप अब समझिए कि हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? हम लिख देते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक, आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मल भाषा में एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है। अभी भूल जाइए आप कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी हम एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा एक एग्रीमेंट नाम की चीज़ होती है। एग्रीमेंट का क्या मतलब? इसमें छोटा सा वर्ड हम एग्रीमेंट से निकाल लेंगे, एग्री कर लिया। मतलब क्या कर लिया भाई? एग्री हो गए, कर लिया, क्या कर लिया? ये हमने एक तरीके से सलाह कर ली है, सलाह है ना, एक चीज़ पे सलाह करके और हमने कुछ चीज़ों पे एग्री कर लिया। कोई भी 3 हमारी कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशंस हमारी चाहे वो हो किसी भी बिजनेस को लेकर या किसी काम को लेकर, चाहे किसी को हायर परचेज को लेकर, है ना, हायर करने को। मतलब अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आप कि बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपको घर में अपने काम कराना है। घर में आपको क्या काम कराना है? प्लम्बर का काम कराना है। बहुत सारा काम है। आपको पता है कि आपने एक नया घर बनाया है, उसमें आपको प्लम्बर का काम कराना है। तो आप प्लम्बर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हाँ जी प्लम्बर जी, कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी हम फिर से कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, हम एग्री बोलते हैं। हम एक एग्रीमेंट करेंगे, एक एग्री करेंगे। हम किस चीज़ पे एग्री करेंगे? हाँ जी प्लम्बर जी, ये मेरा घर है, क्या आप वुड यू लाइक टू वर्क हियर? मेरा घर है, इस पे काम होना है। तो बोलेगा यस, व्हाई नॉट, बट फर्स्ट
हाँ मैं ज़रूर करूँगा काम, आपके घर काम है मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन करने से पहले बट फर्स्ट मुझे साइट विज़िट करा दीजिए। ठीक है जी, हमारी होगी साइट विज़िट, ये होगी डन। उसके बाद प्लम्बर ने कहा, हमने प्लम्बर को ऑफ़र दिया। ठीक है जी, प्लम्बर आया, देखा, उसने बोला ठीक है जी मैं करूँगा काम। हमने कहा ठीक है भाई प्लम्बर जी, आप कितने दिन में काम निपटा देंगे? प्लम्बर ने बोला जी 30 डेज़ में काम निपटा दूँगा। ठीक है जी, तो मैंने कहा ठीक है भाई 30 डेज़ में आप काम निपटा देना। हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ कि मटेरियल मैं लेके आऊँगा। प्लम्बर ने कहा ओके कोई इशू नहीं है, अब मटेरियल आप ले आइएगा। पेमेंट एक हम प्लान की रिकॉर्डिंग करेंगे कि पहले 50% पेमेंट 15 डेज़ में और रिमेनिंग 50% 30 डेज़ में। ठीक है जी। उसके साथ साथ हमने ये भी करा कि 50% पेमेंट मैं तभी दूंगा तब आप मेरे 4 रूम्स में से 2 रूम्स का काम ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। 2 रूम्स कंप्लीट हो गए 15 डेज़ में, तो मैं आपको 50% पेमेंट कर दूंगा। ठीक है जी, प्लम्बर हो गए राजी। बस यही होता है एक एग्रीमेंट। हमने कुछ चीज़ों पर, कुछ टर्म्स पर, कुछ कंडीशंस पर एक दूसरे की टर्म्स और कंडीशंस पर एग्री कर लिया। ये एक दूसरे के ऑफ़र पे एग्री कर लिया। उसने मुझे ऑफ़र दिया कि हाँ मैंने उससे कहा कि क्या आप मेरे घर काम करना चाहोगे? उसने कहा हाँ जी ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले आप मुझे जगह दिखाइए। हमने जगह दिखा दी तो उसने कहा कि हाँ मैं ज़रूर काम करूँगा। तो हमने पूछा कि आप कितने दिन में काम ख़त्म कर देंगे? उसने कहा मैं 30 दिन में काम ख़त्म कर दूँगा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा मटेरियल मैं लेके आऊँगा और आपको लगाना है मेरे यहाँ पे। वो उसने कहा एग्री कर लिया। ठीक है जी। इसी को ही हम बोलते हैं एक एग्रीमेंट। when 2 parties come to a mutual satisfactory terms, है ना। म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री टर्म्स पे हम दोनों को वो मंजूर है ना। जो चीज़ मंजूर हो गई वो हमारा एग्रीमेंट। मंजूर मतलब एग्री, मंजूर हो गई चीज़ है तो वो एग्रीमेंट बन गया। ठीक है जी। अब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एग्रीमेंट हर चीज़ में आजकल ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट, मान लीजिए आपकी एक शॉप है, आप उसमें एक हेल्पर रखना चाहते हैं तो आप उससे भी एग्रीमेंट करेंगे कि हाँ भाई 30 दिन के बाद मैं आपको 30 डेज़ के बाद मैं आपको सैलरी पे करूँगा। हर महीने की 5 तारीख को मैं आपको 5th डे ऑफ एवरी मंथ मैं आपको आपकी पूरी सैलरी पे कर दूँगा। ये भी एक एग्रीमेंट है। हमें इसको बहुत माइन्यूट लेवल से हमें देखना होगा कि क्या एग्रीमेंट है वो क्या नहीं है, तभी हम इसको आगे जाकर समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। एक आप चाय की दुकान पे गए, मान लीजिए आपने कहा कि जी आप मुझे चाय देंगे, तो उसने कहा हाँ मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मुझे 5 रुपये देने होंगे। तो अब आप ये छोटा सा समझिए कि ये भी एक एग्रीमेंट है। उसने कहा क्या आप मुझे चाय देंगे, तो इसको बोलते इनविटेशन टू प्रपोजल, है ना। प्रपोजल दिया था कि आप मुझे चाय दे देंगे, प्रपोजल। ठीक है जी। प्रपोजल दिया कि हाँ मैं दे दूंगा, येस आई विल गिव यू टी बट यू ऑल्सो हैव टू गिव मी 5 रुपीज़। उसको बोलते हैं कंसिडरेशन, है ना। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि बदले में क्या लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एक एग्रीमेंट ऐसा कर लिया कि भाई सब कुछ फ्री, मतलब आपको पता है कि चीज़ें फ्री में नहीं आती है। एक चीज़ के बदले हमें दूसरी चीज़ देनी ही पड़ती है। किसी सर्विस के बदले हमें पैसे देने पड़ते हैं या सामान देना पड़ता है, जैसे बार्टर सिस्टम होता था पहले। तो ये
यही एग्रीमेंट होता है। एक बहुत छोटी, बहुत ही आसान चीज़ होती है, आप इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत करिए। और हम एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और एक एग्रीमेंट जो लीगल एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट जो होता है, लीगल एग्रीमेंट, जिसको कि कोर्ट्स या फिर हम बोलेंगे लॉ एनफोर्स करा सकता है। मतलब लीगल होगा तभी एनफोर्स करा पाएगा लॉ। लॉ क्या कहता है कि भैया इल्लीगल नहीं होना चाहिए, इल्लीगल नहीं होना चाहिए, इल्लीगल नहीं चलेगा, लीगल चल जाएगा। क्या लीगल नहीं होना चाहिए, क्या इल्लीगल नहीं होना चाहिए, ये भी हम अभी समझते हैं। ठीक है जी, इसको मैं रब कर देता हूँ, अब देख लीजिए। लॉ कहता है कि जो हमारी टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो हमने एग्री किया था वो सारी लीगल चीज़ें होनी चाहिए, लीगल चीज़ों को लेकर होनी चाहिए, लीगल चीज़ों के लिए होनी चाहिए, है ना, समझे। लीगल चीज़ों के लिए होनी चाहिए, लीगल चीज़ों के लिए होनी चाहिए और लीगल चीज़ों को लेकर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तुझे 5,000 दूंगा, प्लीज़ ए आप मार दीजिए बी को, मैं 5,000 दे दूंगा, आप बी को मारो और मैं आपको 5,000 दूंगा इसके बदले। अब बी जा कर के किल, सॉरी ए सी बोलता है ए को, ठीक है जी। और अब ए ने जाके किल कर दिया बी को, ठीक है जी। एक बंदा था सी नाम का, उसने ए को कहा 5,000 ले और किल कर दे बी को। फिर ए ने जा कर के और किल कर दिया बी को। अब ए गया सी के पास, बोला सी भाई साहब 5,000 दो। सी ने कहा नहीं दूंगा। ए ने कहा क्यों नहीं दोगे, केस कर दूंगा मैं कोर्ट में। ए पहुंच गया कोर्ट। ए ने कहा कि सी ने मुझे पैसे नहीं दिए, ए को पैसे नहीं दिए। कोर्ट कहेगा अच्छा ऐसी बात है, वो कहेगा जी हाँ, हमारा एक एग्रीमेंट था कि सी ने कहा था कि बी को मार दे, तो मैंने बी को मार दिया। अब सी मुझे 5,000 रुपये नहीं दे रहा है। कोर्ट कहेगा देखो भाई साहब, आई एम वेरी सॉरी टू से बट योर एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, हैंस हम एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकॉज ये इलीगल है। और इलीगल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली लीगल एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। समझे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं ना, हम यही देखेंगे अब। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए आगे वहीं पहुंच गए। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। समझ गए ना आप? अब एनफोर्सिएबल बाय लॉ का क्या मतलब है? एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है कि कानून कहेगा कि भाई साहब सुनो, आपने किया था एग्रीमेंट, आप थे एग्री जिस टाइम पे आप दोनों ने बातचीत की
किस चीज़ के द्वारा की, सामने सामने की, कैसे करी, फ़ोन पे करी, ईमेल से करी, व्हाट्सएप से करी, जिससे भी करी आपने, जिस भी माध्यम से आप दोनों ने की बात, आप दोनों हो गए एग्री, आप दोनों हो गए एग्री। और जो जिन चीज़ों पे आप एग्री हुए वे सब की सब लीगल चीज़ें थी। हाँ भाई, इतने के लिए बदले इतना काम करना था, इसके लिए मैं ये कर दूंगा, तुझे मैं पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सारी बातें आप लोगों की लीगल थी। जब चीज़ें लीगल होती हैं और एक आप लोग एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं तो कोर्ट भी उसको एनफोर्स करती है कि मतलब उसे पूरा करवाती है। मान लीजिए आपने काम करवा करके पैसे नहीं दिए जिससे आपने काम करवाया, तो कोर्ट जा कर के वो पैसे ले सकता है कि हाँ भाई, सारी चीज़ें हमारे बीच लीगल थी, हम दोनों ने एग्री भी किया था, तो अब मेरे बकाया पैसे आप वापस दे दीजिए। तो आप सोचिए ये कितना ज़रूरी है, ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज़ इनके बिना हमारा कमर्शियल जो भी चीज़ें हैं वो हो नहीं पाएंगी, कॉमर्स हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, एक कंट्री का वो बहुत पीछे रह जाएगा अगर हम एक दूसरे की टर्म्स को एनफोर्स नहीं कराते कॉन्ट्रैक्ट से। मतलब कोई भी धोखा दे के भाग जाएगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, समझे आप। आज हमने कुछ भी एग्री कर लिया, कल हम पलट जाएंगे कि नहीं भाई हम तो नहीं मानते। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए और हमारी जो इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने लिखित में बदला। और ये हमने नहीं बदला, ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे तब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, बहुत सारे को ऑल्दो उससे पहले भी होते थे, पर फिर इनको एनफोर्स कराना भी स्टार्ट किया हमारे सोसाइटी के द्वारा। कब यूरोप में स्टार्ट हुआ, उसके बाद यूएसए में गया, उसके बाद इंडिया तक आया। तो जैसे जैसे ट्रेड दुनिया में बढ़ता रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता रहा, इस एक्ट का महत्व बहुत बढ़ता गया। और आज के दिन भी इस एक्ट का महत्व है और आगे भी हमेशा रहेगा बिकॉज़ तब हम वादे करेंगे एक दूसरे से, तब तक हमें वो वादे निभाने होंगे। और जब हम एक वादा कर लेते हैं तो उसके ऊपर हमारे बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे एनसन, उन्होंने एक छोटा सा कोट दिया था। कोट में आपके आगे पढ़ना चाहूँगा, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा वो कोट ये था, एक्सेप्टेंस टू अ प्रपोजल, मतलब कि एक प्रपोजल को हाँ भरना। आपने एक चीज़ को हाँ भर ली, हाँ जी मैं काम कर दूंगा। इज़ लाइक वो ऐसा है जैसे कि एक बर्निंग मैच स्टिक। अब बर्निंग मैच स्टिक एक जलती हुई माचिस की तिल्ली टू द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। एक गन पाउडर से भरी हुई, मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है, गन पाउडर मतलब बारूद से भरी हुई एक रेल जा रही है और उसके ऊपर आप जलती तिल्ली फेंक दो, ये उसके बराबर है। इतना आप इसका महत्व समझिए, इतना महत्व है एक्सेप्टेंस टू प्रपोजल का। एक बार आपने बोल दिया कि हाँ जी मैं ये करूँगा, बोल भी दिया, ध्यान रखिए, आप बोल भी दिया कि हाँ मैं ये करूँगा, और दूसरे बंदे ने उसको प्रूव कर दिया कोर्ट में कि हाँ आपने बोला था। वो तरीका है किस तरीके से प्रूव करेगा। तो ऐसे लिखित में कर लिया तो फिर बिल्कुल ही आप हट ही नहीं सकते हो पीछे। मगर अगर बोल भी दिया है और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई बहुत छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने वादा किया था तो आपको वादा पूरा करना पड़ेगा। और एक्सेप्टेंस टू अ प्रपोजल का मतलब है एक प्रपोजल किसी ने दिया और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, और वो उसी चीज़ के बराबर है कि एक हमने जलती तिल्ली को एक ट्रेन ऑफ गन पाउडर यानी कि बारूद की रेल पर फेंक दिया और वो रेल में आग लग गई और वो बुझेगी नहीं कभी भी और वो रुकेगी भी नहीं कभी, आग बढ़ती ही जाएगी वो। तो उस आग के बराबर ही है ये समझिए आप। बहुत ही ज़रूरी ये चीज़ है। इसी की मदद से हमें इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। मतलब कई जगह हमें कानून को सिर्फ ये देखते हुए कि कानून लीगल है, हम जो काम कर रहे हैं वो लीगल हैं सारे, तो हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें नए नए कानून बनाने की रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि हमारा एक ट्रेडिंग का बिजनेस है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का कर लीजिए आप। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उसमें मान लीजिए कोई भी बिजनेस, उसमें आपने एम्प्लॉय रखे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़, आपकी फैक्ट्री है। तो
हमें ये रूल्स के अलावा कुछ ऐसी भी छूट दी गई हैं कि हम इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। ये सब चीज़ें तो दे रखी हैं लॉ में कि हमें कितना देना। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इतना मुआवजा हम देंगे, इतनी गवर्नमेंट मुआवजा देगी, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। एक फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहा है, कुछ चीज़ें नहीं भी लिखी हैं। मान लीजिए आप दो आदमी, एक दूसरी फैक्ट्री है, आप एक रॉ मटेरियल बना रहे हैं, रॉ मटेरियल, ये फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हम हर एक चीज़ को हम रेगुलेट नहीं कर सकते, द लेजिस्लेचर है ना, हम हर चीज़ को रेगुलेट नहीं करते। द लेजिस्लेचर लिख लीजिए इसको, LATU, लेजिस्लेचर कैन नॉट रेगुलेट एवरी ट्रांजैक्शन। समझे आप? एवरी ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी अब दो लोगों के बीच की बात है, उसको हर टाइम लॉ रेगुलेट नहीं कर सकता। ना कि हम बता सकते हैं कि तुम्हें ये कैसे करना है, तुम्हें कोई लेन देन करना है तो आप अपनी टर्म्स पे कर सकते हो। रादर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गिव्स फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन, यानी कि हर एक नागरिक को भी और हर कॉरपोरेशन और कंपनी और anybody with a legal character to fix their own legally enforceable terms and conditions। ठीक है जी। तो लेजिस्लेचर ने इस एक्ट के माध्यम से हमें ये भी छूट दी है कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपने टर्म्स और कंडीशंस पे किसी के साथ भी हम सौदा कर सकते हैं, किसी के साथ भी हम एक एग्रीमेंट या लीगली एनफोर्सेबल हम अपनी टर्म्स रख सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि हमें ये फॉलो करना ज़रूरी है। हाँ भाई, लॉ में लिख दिया, मान लीजिए आज आपने उससे सामान लिया है तो आपको आज ही पेमेंट करनी ज़रूरी है। अगर लॉ में ऐसा लिख देंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी कि आज ही पैसे दो। मान लीजिए भाई नहीं हो किसी के पास 10 दिन बाद आने हो और दूसरा बंदा भी राजी है कि कोई बात नहीं भाई 10 दिन बाद दे दियो, लेकिन लॉ उसमें बीच में घुस जाता है, कहता है कि नहीं जी आज सामान लिया आज ही पैसे दो। ऐसा नहीं है, हमें पूरी छूट दी गई है और इस छूट इस एक्ट के माध्यम से ही हमें मिली है और हमारे लॉज के माध्यम से मिली है। और ये बहुत ही अच्छी बात है जिससे हम फ्री होकर के, एक जो लीगल काम करने वाला बंदा है वो फ्री माइंड होकर के एक दूसरे के साथ जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस वो खुद सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको रिकॉग्निशन दी गई हमारे 7th शेड्यूल में। किसके? हमारे 7th शेड्यूल मतलब हमारा 7th शेड्यूल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल। लिस्ट 3 7th शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3rd लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट भी अमेंड कर सकता है एंड यूनियन गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो लिस्ट 3 में एंट्री 7 में हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिकॉग्निशन दी गई है। और फिर हमारे देखेंगे हम एनसन जी ने क्या बोला है। एनसन जी की बात हमने ऊपर बताई थी, एक्सेप्टेंस टू ए प्रपोजल इज़ लाइक ए बर्निंग मैच स्टिक टू द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। एनसन ने यही बोला कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज़ ए चाइल्ड ऑफ कॉमर्स। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज़ ए चाइल्ड ऑफ कॉमर्स, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। एक कमर्शियल दुनिया में कॉमर्स का एक बच्चा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। समझो आप, पहले कॉमर्स आया फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले के हो रखे हैं, एग्रीमेंट्स पहले भी होते थे हज़ारों, जब से हम सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई एग्रीमेंट्स होते आ रहे हैं लोगों के बीच में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो लिखा हुआ रिटन लॉ है इज़ अ चाइल्ड ऑफ कॉमर्स, क्योंकि इसके बाद जब ये
कमर्शियल ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगी, एक दूसरे से हम एक से दूसरी कंट्री में भी हम लोग ट्रांजैक्शंस करने लगे, तो उसे भी रेगुलेट करने वाला चाहिए होता है। नहीं तो मान लीजिए आप एक कंट्री में हो, दूसरी कंट्री से आपने कुछ सामान मंगा लिया और पैसे दिए ही नहीं, है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। वो किसकी वजह से नहीं कर सकते हो? बिकॉज हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है जी, तो इसमें अब स्टार्ट करते हैं हम। 1972 में ये एक्ट आया था, और उसके बाद प्रियम्बल हम देख लेंगे इसका। एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड, अब ये बहुत सारे हमारे कुछ पार्ट उसको डिफाइन करता है और अमेंड भी करता है ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, जो इससे पिछला एक्ट होगा उससे अलग। तो इसमें लिखा है, अब सबसे ज़रा डिफाइन तो करेगा ही, ठीक है, और अमेंड भी करता है। तो ये हम बाद में देखेंगे किस किस चीज़ को डिफाइन करता है, किस किस चीज़ को अमेंड करता है। इसमें लिख दिया लेकिन इन्होंने सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ आप देखेंगे, इन्होंने सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ लिखा है। सर्टेन पार्ट इसका मतलब इसमें सारे चीज़ें कवर नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब एग्जॉस्ट होना, मतलब कि ख़त्म होना। एग्जॉस्ट हो गया, कोई पानी ख़त्म हो गया, हाँ जी, पूरा पानी ख़त्म हो गया, तो ये एग्जॉस्ट हो गया, समझे? मतलब थक गए आप, क्या हो गए? एग्जॉस्ट हो गए। आप बोलते हो ना थक गए, तब मतलब आपकी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई अब। तो सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ, तो इसने बोला कि सारे पार्ट ऑफ द लॉ नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बहुत अलग अलग एक्ट हैं जो इसमें ही थे, लेकिन वो अलग कर दिए गए, इसलिए इन्होंने लिखा कि कुछ पार्ट। ठीक है जी, अब हम आ जाएंगे, ये है क्या? प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है। अब प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव के बीच का छोटा सा मैं अंतर बता देता हूँ आपको। सब्सटेंटिव तो वो हुए जो बताते हैं हाँ ये सही है और ये गलत है, और प्रोसीजरल वो होते हैं, छोटा सा बता रहा हूँ, अभी ये बहुत बड़ा होता है मगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। सब्सटेंटिव वो होता है जो हमें बताता है ये ठीक है ये गलत है, जैसे कि हमारा आईपीसी था पहले, अब हो गया है बीएनएस, और उसमें ये बताया गया भाई ये मर्डर है, क्या डेफिनेशन है इसकी और इसकी क्या सज़ा है। ठीक है, प्रोसीजरल होता है जैसे हमारा सीआरपीसी है, हमारा सीपीसी है, अब जो हमारा हो रखा है बीएनएसएस और सीपीसी। तो एक क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, एक सिविल प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर मतलब कि हमारे जो तंत्र हैं, हमारी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है या हमारा जुडिशरी है, ये कैसे फंक्शन करेगी, इनके पास क्या क्या पावर्स होंगी, है ना, ये किस टाइम पे क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं, क्या उठाने होंगे उनको, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है जी, आप अरेस्ट कैसे करोगे, कब करोगे, बताओगे या नहीं बताओगे, ये सब चीज़ें होती प्रोसीजरल। हाँ, हमने एक बार पढ़ लिया कि हाँ ये गलत हुआ है, गलत हुआ है या नहीं वो हमारा सब्सटेंटिव में लिखा है। अब गलत होने के बाद हम करेंगे क्या, वो हमारा प्रोसीजर में। ठीक है जी, तो ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, तो हमें ये बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सो हम फर्स्ट की पढ़ लेंगे सबसे पहले। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको कहा जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, बस अब इतना छोड़ दीजिए। ठीक है, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में अब ये हट गया, ये पार्ट 2019 में स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाला, बिकॉज आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के। उसके बाद से ये पूरे इंडिया में लागू होता है, जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 के दिन से ये लागू हो गया, समझो आप, उस दिन से ये लागू हुआ। ठीक है जी, सेविंग्स में हम इसमें देखेंगे नथिंग हेरेइन कंटेंट शैल अफेक्ट the provisions of any statute, act or regulation not hereby expressly repealed, not usage, custom, trade or any incident of the contract inconsistent with the provision of this act। ये जो लिखा गया नथिंग हेरेइन कंटेंट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी स्टैट्यूट, मतलब कि अगर कोई स्टैट्यूट, एक्ट या रेगुलेशन है इसके जो आज भी लागू है,
कोई भी एक्ट है दूसरा और वो आज भी लागू है, अगर वो लागू है अभी भी एनफोर्सिबल है, और तो उसको प्रिविलेज ज़्यादा दी जाएगी, उस एक्ट को प्रिविलेज ज़्यादा दी जाएगी। ज़्यादा दी जाने का कोई मतलब नहीं है इसमें, ये है कि जो भी उस एक्ट में लिखा है, अगर इसके ऑपोजिट लिखा है जो इस एक्ट में लिखा है, समझे आप, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है उससे ऑपोजिट, यानी कि उसके ऑपोजिट लिखा है एनी एक्ट, तो उसमें जो लिखा है उसको गलत साबित ये एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कर सकता है। जो भी किसी और एक्ट में कुछ बात लिखी है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साबित नहीं कर सकता है, जो कि अभी एनफोर्सिबल है वो अदर एक्ट। ठीक है जी, बस यही है इसमें। अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आएंगे, ये सबसे ज़रूरी हमारा सेक्शन है, आज हम यही करेंगे बस, क्योंकि आधे घंटे का लगभग हमारी क्लास हो चुकी है और ये आज हमारा इंट्रोडक्शन काफ़ी सही रहा, और बस हम इसको सेक्शन 2 को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, सेक्शन 2, इसमें ए देखते हैं हम। व्हेन वन पर्सन, एक व्यक्ति, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence is said to have make a proposal। अब इसने क्या है, ये प्रपोजल के बारे में है। फर्स्ट प्रपोजल, ठीक है जी, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। when one person signifies to another, सिग्निफाइज टू अनदर, एक व्यक्ति सिग्निफाइज, ए ने बी को सिग्निफाई किया टू अनदर, क्या बता दिया भाई ए ने ऐसा बी को। सिग्निफाइज मतलब कि साफ शब्दों में आप बोलें तो साफ शब्दों में, मतलब बोलकर साफ शब्दों में नहीं, इसको लिख करके भी साफ शब्दों में या फिर बोल करके साफ शब्दों में, है ना, किसी भी माध्यम से, जिस माध्यम से बी को ये क्लियर एहसास हो जाए ना, क्लियर एहसास हो जाए, क्लियरली पता लग जाए कि ए ने क्या कह रहा है मुझे। ठीक है, सिग्निफाइज टू बी हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ए ने कहा बी को कि मैं ये कुछ काम कर दूंगा या तो कुछ काम मत कर। ठीक है जी, विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट और एब्स, और जबकि इसकी हामी भरवाने के लिए, किसी काम को करने को लेकर या ना करने को लेकर। ठीक है जी, वर्क, किसी काम के करने या ना करने को लेकर हामी भरवाना, यस करवाना बी का। ठीक है जी, ए ने कहा बी को कि कुछ काम कर ले या कुछ काम मत कर, तो फिर रुक गया, फिर उसने क्या चाहा कि बी हाँ भर दे, एसेंट कर दे टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, कोई वो काम करने के लिए या वो काम ना करने के लिए, इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। यहीं तक था ये प्रपोजल, समझे। अभी भी बोला नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ ए ने कहा है। ए ने बी को कहा कि भैया आप मेरे लिए ये घर का काम कर दो, मेरे घर पे प्लम्बिंग का काम कर दो। अभी बी ने कुछ नहीं कहा है, हमने बी को ऑफ़र इसलिए ही दिया है, इसको प्रपोजल हम इसीलिए बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि बी हाँ भरे हमारी चीज़ की, हमारे से एग्री हो जाए, समझे, कि हाँ ठीक है जी मैं आपके घर का काम कर दूंगा, प्लम्बिंग का काम। बस इतने कोई हम प्रपोजल बोलेंगे। हम किसी को कुछ काम करने के लिए या करने से रोकने के लिए अपनी जब इच्छा उसके आगे रखते हैं, विलिंगनेस आगे ना, हमारी विलिंगनेस जब हम उसके आगे रखते हैं किसी से कुछ करवाने के लिए या कुछ ना करवाने के लिए या किसी चीज़ को करने से रोकने के लिए, और हम चाहते हैं कि वो उस चीज़ को कर दे या उस चीज़ को ना करे, तो वो होता है एक प्रपोजल। समझे आप,
बस इतना ही होता है, बहुत सिंपल है, इसे सिंपल ही समझिए, इसमें आप दिमाग लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं या उसको कुछ काम करने से रोकना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो काम ये ना करे या कर दे, उससे हम ही चाहते हैं। सिर्फ इतना ही होता है एक प्रपोजल। अभी दूसरे बंदे ने कुछ नहीं कहा है, वो चुप है, उसने सिर्फ सुन लिया। सिग्निफाइज का मतलब होता है हम उसको सुना दिया है, उसको पता लग गया कि हाँ जी इसने मुझे एक ऑफ़र दिया है कि मैं ये काम कर लूँ या ना करूँ। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे बी पे। बी पे when a person to whom proposal is made, एक व्यक्ति जिसको हमने अभी प्रपोजल दिया था, बी को दिया था जी ए ने, कि भैया मेरे घर प्लम्बिंग का काम कर दे। सिग्निफाइज, फिर से वर्ड सिग्निफाई आया यहाँ पे, है ना, वर्ड सिग्निफाई यूज़ किया गया। सिग्निफाई का मतलब है कि क्लियर शब्दों में। अभी उसको क्लियरली सुन गया था कि इसने मुझे कहा है कि भैया मेरा काम कर दे, मैंने कुछ नहीं बोला है, ढंग से साफ़ सुथरे वर्ड में मैंने बस गर्दन हिला ली, इधर उधर देख लिया, ठीक है, या मैंने गर्दन से यूं करके गर्दन हिला के हाँ भर दी ऊपर नीचे करके, वो नहीं। सिग्निफाइज ढंग से, हाँ भैया मैं करूँगा काम। हिज एसेंट, कि हाँ यस, ठीक है, हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जैसे ही वो सिग्निफाइज करता है उसकी एसेंट, एसेंट मतलब हामी, ठीक है जी, एसेंट, जैसे ही वो सिग्निफाई करेगा अपनी एसेंट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अब उस यहाँ मान लिया जाएगा कि प्रपोजल अब एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ भाई मैं कर दूंगा आपके घर प्लम्बिंग का काम। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। ये बहुत ज़रूरी लाइन है, छोटी सी लाइन है मगर काफ़ी ज़रूरी लाइन है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। अब प्रपोजल तो ऊपर दिया था A में, प्रपोजल दे दिया था कि भैया मेरे घर काम कर दे प्लीज़। उसने कहा ठीक है जी, क्यों नहीं, कर दूंगा आपके घर काम प्लम्बिंग का। मैंने कहा ठीक है जी। तो यहाँ पर एक प्रपोजल दिया गया और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया दूसरे के द्वारा, और वो क्या बन गई, अब एक प्रॉमिस। क्या बन गई, प्रॉमिस हो गई। और लेकिन भाई मुझे बदले में क्या देगा, उसने ये भी कहा होगा जी मैं बदले में आपको 20,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है, ये भी एक प्रॉमिस बन गई। तो ये 2 प्रॉमिस हो गई, है ना जी, 2 प्रॉमिस हो गई ये। दो प्रॉमिस हो गई। सो द पर्सन, अब सी देखते हैं, ठीक है, एक प्रॉमिस बन गई, ये एक प्रॉमिस हो गई कि हाँ भाई मैं काम कर दूंगा, ये एक पक्की बात हो गई, अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ए पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। अब ये प्रपोजल जो देता है वो उसको बोलते प्रोमिसर, हम लीगल लैंग्वेज में जो हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो उसको बोलते हैं प्रोमिसर, PROMISOR, प्रोमिसर। और ए पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड ए प्रोमिसी। जिस पर्सन को दिया गया प्रपोजल उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो हो जाता है एक प्रोमिसी, ठीक है। वैन, अब आ जाएगी डी पे, हम सी हमारा हो गया, डी पे आ गए हम। डी, वैन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन था, जिसने प्रपोजल दिया था, उसके डिज़ायर पे, यानी कि इसकी चाहत थी, प्रोमिसर की चाहत थी। द प्रोमिस्योर एनी अदर पर्सन हैज़ डन, कुछ कर दिया है, इसने कहा था उसने कर दिया, बी ने, ए ने कहा था प्लम्बिंग का काम कर दे, बी ने कर दिया, या फिर नहीं किया कुछ। और डज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग प्रोमिसेस टू प्रोमिस तक कर दिया समथिंग। सच एक्टर एब्सटेन प्रोमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन। तो जो काम कहा था, समझे, जो काम कहा गया था उसको बोलते हैं कंसिडरेशन, ठीक है जी। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done, या तो कर दिया या नहीं किया, वो रुक गया करने से, कर दिया
ये abstains from doing it.